हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बड़ी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम हिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले। तो आपको ये 15 सब्जेक्टिव जो लाए वो अच्छे से देख लेना है और ये 15 सब्जेक्टिव में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये इतना ही इंपॉर्टेंट और इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, या तो प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, कृषि का वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण से क्या समझते हैं, मतलब जो हम लोग कृषि करते हैं, हमारी भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि पे ही निवास करते हैं। खासकर गांव के जो लोग होते हैं खेती बाड़ी करते हैं। तो कृषि को किस प्रकार से किया जाए कि उसका वाणिज्यीकरण हो सके, मतलब वो व्यापार कृषि से कैसे इम्पोर्टेंट हो सके। तो एक तरीका है इसमें, हम लोग जो नॉर्मल जो इसमें उत्पादन करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल उत्पादन करेंगे, फसलें उगाते हैं, कुछ ऐसी फसल उगाए ना जिससे हम व्यापारी के माध्यम से बेच सके, नगद मुनाफा कमा सके, वैसे हम कृषि का वाणिज्यीकरण कर सकते हैं। जैसे हम अपने खेतों में गन्ना लगा दें, बहुत बड़ा खेत का प्लॉट है उस पर गन्ना लगा दें, वो डायरेक्ट हम व्यापारी को सेट करके बेच सकते हैं और व्यापारी उसे चीनी की मिल में बेच देगा, अच्छे से अच्छे बोल सकते हैं दामों पे बिक जाएगा। तो ये कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाएगा। मतलब हम लोग साग सब्जी की जगह अगर हम लोग नकदी फसल उगाने लगे, जैसे इसमें हम नील का खेती करने लगे, गन्ना का खेती करने लगे, कुछ महत्वपूर्ण केला का बागान लगाने लगे, रबड़ का पकाने लगे, अगर ये सब खेती करते तो क्या कहलाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब है ऐसी फसल उगाना जो उद्योगों के लिए क्या है, काम है। हम लोग ऐसी फसल लगाए जो उद्योग के लिए काम है। क्या हम टमाटर उगा देंगे उद्योग के लिए काम आएगा, टमाटर लेके उद्योग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो लेकिन हम अगर गन्ना उत्पादन करते तो गन्ना चीनी के लिए कच्चा माल हो जाएगा, उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे हम कपास का उत्पादन करते हैं तो सूती कपड़े के लिए कपास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूती कपड़े जितने भी बनते हैं, गर्मी में तो अधिक तो सूती कपड़े चलते हैं, जो कि किससे बनता है, कपास से बनता है। तो कपास से कच्चा माल हो गया किसके लिए, सूती कपड़ा के लिए। तो ये सब फसल क्या आएगा हो, कृषि का वाणिज्यीकरण में आ जाएगा। देखिए अंग्रेजों ने किसानों को धान और गेहूं के बजाय कपास, नील और गन्ने और पटसन उगाने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज बहुत से बहुत ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। इसलिए अंग्रेज कहते थे तुम कपास उत्पादन करो, नील उत्पादन करो, गन्ना उत्पादन करो, पटसन उत्पादन करो, ये सभी व्यापारिक फसलें, इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते। छोटी मोटी जो साग सब्जी आप बोलते हैं उससे मुनाफा होता है नहीं, लेकिन अगर गन्ना का उत्पादन ज्यादा करते, कपास का उत्पादन ज्यादा करते तो इससे बहुत ज्यादा हम फायदे कमा सकते। जैसे हमारे अभी पश्चिमी चंपारण पहुंच जाइए, बिहार के, वहां पे अभी गन्ना का उत्पादन होता है, हर साल होता है वहां पे, और बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर पे लोड करके लोग फैक्ट्री में ले जाके बेचती भी है और बहुत से बहुत ज्यादा फायदा भी कमाते हैं। मतलब आपको सीधा समझना है कि कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब है ऐसी फसल उगाना जो उद्योग के लिए काम है, जिसमें रबर, हमारा रबर आ जाएगा, नील आ जाएगा, कपास आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, पटसन आ जाएगा, ये सभी किस में आ जाएगा हो, व्यापारिक फसल आ जाएगा, कृषि का वाणिज्यीकरण में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कृषि का वाणिज्यीकरण में कैसी फसल उगाएंगे जो उद्योग के लिए काम आए। साग सब्जी उगाएंगे नहीं उगाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए था, इसलिए ऐसे फसल उगाने पे वो जोर दिया करते थे ताकि बहुत से बहुत ज्यादा क्या कमा सके हो, लाभ कमा सके। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा ना। और जाहिर सी बात है कि ये अंग्रेज का जो व्यवस्था है इससे बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। हमारे यहाँ क्या है ना कि किसान खेती बाड़ी करते, अब जितना भी जमीन उसमें देखना कि अपने खाने पीने का सारा सामान बो देते, कुछ साग सब्जी बो दिए, कुछ इधर अपना किराना का सामान वामान बो दिए ताकि वो खाना पीना बोल सकते हैं, हमेशा साग सब्जी खरीदना नहीं पड़े, क्योंकि साल के 365 दिन खरीद के खाना संभव नहीं है अभी किसान के लिए। तो देखने कुछ कुछ बो देते वो साग सब्जी में ही, कुछ साग बो दिए,
और कुछ इधर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, टमाटर बो दिए, कुछ उधर कुछ कुछ बो दिए सब्जी, ताकि बोल सकते हैं इनका डेढ़िया में बोल सकते समय समय पे सब्जी निकलते रहे और इनका बोल सकते घर परिवार चलते रहे। अब जाहिर सी बात है अंग्रेज ने कहा कपास उत्पादन करो। कपास में किसानों का क्या फायदा? किसान कपास उत्पादन करते थे। अंग्रेज कपास लेने डायरेक्ट आए और कहते थे कि कपास एक काम करो, दे दो, तो दाम मिलना चाहिए, इतना मेहनत किए तो दाम मिल जाए ना। अंग्रेज कहते थे हमारा मर्जी, हम दाम कम देंगे, तुम्हें देना पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे, जो भी कर सकते एकदम। तो इसलिए बोल सकते हो वहां पे हमारे भारत में क्या हुआ, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा और भारत में क्या बढ़ने लगा, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई, क्योंकि किसानों को फायदा हो रहा था। किसान तो फसल अच्छा उत्पादन कर रहे थे, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले किसान छोटे मोटे साग सब्जी उत्पादन करते थे, सब चीज उत्पादन करते थे, जिससे उनका परिवार चल जाता था कम से कम। और ये फसल बोने से किसान बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे, भुखमरी हो गया था, क्योंकि फसल में जब आमदनी नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भुखमरी का तो नौबत आएगा नहीं। तो इसलिए बोल सकते गरीबी भुखमरी का कारण क्या था, वो अंग्रेज था। हमें बहुत शोषण किए थे अंग्रेज। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इसके कुछ कुछ कारण आपको बताने हैं। तो चंपारण आंदोलन के मुख्य कारण है, चाहे आप निम्नलिखित कारण ये भी लिख सकते, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के जो भी कारण है इस प्रकार है। अब जैसे आपको अच्छा लगता है वो, ये तो हेडिंग हुआ, और कोशिश कीजिए एग्जाम में इसी प्रकार से आंसर देने का, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देने से क्या होता है ना कि आंसर थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा बड़ा आंसर है, और इसमें फ्रेश फ्रेश पता भी चलता है कि आपने कौन सा पॉइंट इसमें दर्ज किया, लेकिन सीरियली बाय लिखने में उतना नहीं पता चलता। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चंपारण में एक खराब व्यवस्था थी, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली जिसमें किसानों को अपनी जमीन पे मजबूरी में किसकी खेती करनी पड़ती थी, नील। अपनी जितना भी जमीन होता था उसके 3/20 हिस्से पे क्या चीज का खेती करना पड़ता था, जिससे किसान को बड़ा नुकसान होता था। नुकसान होने के बहुत सारे कारण भी है। आप अगर नील का खेती करते हैं, नील जिसे आप उजाला कहते हैं, कपड़ा उपड़ा में आपने बचपन में रंगा होगा स्कूल ड्रेस वगैरह से। नील की खेती करने से क्या है ना कि आपका जो जमीन है वो धीरे धीरे उर्वरता शक्ति उसमें खो देती है, एक तरह से बंजर टाइप का हो जाती है, आपको उसमें 2-3 साल तक खेती नहीं कर सकते। और एक बार नील का खेती कर दीजिएगा, अंग्रेज उसके बाद फिर आएंगे और अपने मन चाहे दाम पे नील खरीद के ले जाएंगे। हालांकि जितना आपको फायदा मिलना चाहिए, मुनाफा मिलना चाहिए, उतना भी नहीं, आपको लागत भी नहीं दिया जाता था, एकदम कम से कम कीमत पे क्या करेंगे, वो आएंगे और आपसे नील खरीद के क्या होंगे लेके चले जाएंगे, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, अत्याचार और शोषण। देखिए, नील के साहब और जमींदार किसानों से जबरदस्ती काम करवाते थे और दाम भी कम देते थे। जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य करते थे, उन्हें पैसे भी कम देते थे। और नील का मान लीजिए बड़े प्लॉट में खेती करे तो वहां पर जितने भी मजदूर काम करते थे, अब जाहिर सी बात है मजदूर दिन भर खट के अगर काम करे तो उसको सही मेहनत ना दीजिएगा। इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाया वर्तमान में कि न्यूनतम मजदूरी कानून, कम से कम किसानों को चाहे जितने भी मजदूर वेगर्स हैं, वो अगर किसी के यहाँ काम करता है, लेबर है, मिस्त्री है, तो उसका कम से कम कितना रुपए मिलना चाहिए फिक्स करता है, न्यूनतम मजदूरी ये फिक्स करता है। तो वो लोग काम करवाते थे लेकिन पैसे भी कम देते थे। खेतों में काम करवाए, बागानों में काम करवाए, नील की खेती करने के लिए मजबूर किए, और पैसा देने के बाद है तो पैसा भी कम देते थे, इतना कम देते थे कि उनका परिवार का गुजारा तक नहीं हो सकता था। ये शोषण करते थे हमेशा। गरीबी और अन्याय, किसानों पे बेगार, जुर्माना और ज्यादा कर लगने से उनका क्या जीवन कठिन हो गया था। किसानों को से क्या करना पड़ता था, बेगार। बेगार बोलिए तो फ्री में मजदूरी भी करवाते थे, फ्री में मजदूरी भी करवाते थे, पैसा वैसा भी नहीं देते थे, और जुर्माना भी कस देते थे। अगर किसी प्रकार का अगर बोल सकते हैं अंग्रेजों को पसंद आया तो जुर्माना कस दिए, भले आपकी गलती हो या ना हो, अंग्रेज का मन होना चाहिए, किसी पे जुर्माना कस देते थे।
और उनका बोल सकते ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे किसानों से, जिससे किसानों का स्थिति क्या हो गया था, दयनीय हो गया था। मतलब किसानों एकदम बोल सकते अपनी हालत से उब चुके थे कि कोई आए हमारी मदद करे और हमारे इस संकट से मुक्ति दिलाए, जो कि दिलाने का काम किए थे गांधी जी। 1917 में गांधी जी आते चंपारण, और वो चंपारण सत्याग्रह करते, और चंपारण में जो नील किसान, नील की खेती करने वाले किसान का जो अत्याचार होता रहा था, वो गांधी जी के आने की वजह से रुक जाता है। गांधी जी आंदोलन करते हो, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें वहां के किसानों को राहत मिला था। तो ये चंपारण सत्याग्रह नहीं, उसके कारण पूछा तो ये कारण था। तो कारण लिख लीजिएगा ना, दिक्कत है तो बोल सकते, ऐसा करते लिख लीजिएगा। पहला, तिनकटिया प्रणाली, जिसमें कुल भूमि पे 3/20 हिस्सा में क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने से जमीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और नील भी अंग्रेज अपने मनचाहे दाम पे खरीदते थे, उसका जितना अच्छा लगा उतना दाम पे वो खरीद लेते थे। वो अत्याचार भी करते थे, शोषण भी कर रहे थे नील की खेती करने वाले किसानों का। उन्हें फ्री में काम भी करवाते थे, जुर्माना भी कस देते थे, ज्यादा टैक्स अंग्रेज लेते थे, जिससे किसानों का जीवन क्या हो गया था, एक तरह से जीना कठिन हो गया था। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखते हैं चौरा चौरी घटना क्या है, इसे समझते। चौरी चौरा की घटना क्या है, इसे समझाइए। देखिए, ये घटना है 5 फरवरी की, 5 फरवरी 1922 को। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र है गोरखपुर जिले में, एक जगह पड़ता है, वो जगह का नाम क्या हो, चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कौन सा गांव है, चौरी चौरा। वहां में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। उस समय भारत में कांग्रेस की पार्टी थी सबसे बड़ा, तो कांग्रेस पार्टी ने एक जुलूस निकाला, और जुलूस में बोल सकते लोग सब इसमें शामिल हुए थे, जा भी रहे थे। पुलिस ने जुलूस को रोका, लेकिन उत्तेजित भीड़ ने उनके थाने के अंदर खदेड़ दिया। इसमें थानेदार एवं 22 पुलिसकर्मियों थे। जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिसमें सभी लोग क्या हो गए, जल के मरे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड कहते हैं। समझिए क्या है। देखिए, कुछ आंदोलनकारी थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था। असहयोग आंदोलन चल रहा था, वो लोग अहिंसा आंदोलन कर रहे थे, मतलब हिंसा नहीं करे किसी प्रकार से। वो लोग जा रहे थे जुलूस जुलूस में, हालांकि एक तरह से उब चुके थे, गुस्सा आ गया था उन्हें, गुस्से उत्तेजित हो गए थे। अब जा रहे जुलूस निकाल रहे, रास्ता में जानवे करते पुलिस कहीं भी रोक देता है। पुलिस आराम से रोक दे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे? तो कहा कि जाने दीजिए साहब, अब ये जाने दीजिए। पुलिस कहा भागा, ये सबको लाठी मार के भागा, सबको मार के भगाने लगा। तो आराम से क्या कहा कि एक काम करो, हम लोग भी मारो रे, लाया लाठी उठी, आराम से खदेना शुरू किया। अब पुलिस से भागने लगा, और जितने भी आंदोलनकारी उसके पीछे भाग रहे। अब पुलिस देखा कि भीड़ ज्यादा है और हम पुलिस वाले कम, अब भागने का तो कोई रास्ता होना चाहिए। पुलिस एक काम किया कि भागते भागते अपने जिले पहुंच गया, थाना पहुंच गया। अब कहा कि अब कैसे आएगा, देखा कि उसके अंदर भी चला है, तू जाके जेल में नुका गया कि ये भाई छोड़ दो, चल जा, अगली बार से कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेज अफसर थे ना उस समय। तो वहां के लोगों ने देखा कि अच्छा मौका, उन्होंने तेल उड़ाम से छिड़क उड़क दिया, और 22 को जो पुलिसकर्मी था जो कि जेल के अंदर था, उसको जिंदे भूज दिया, पुलिस का पकड़ा बना दिया। 22 को पुलिसकर्मी उसमें जल के आराम से पकड़ा बन गए। समझे कि नहीं समझे? इसे बोल सकते, इसी घटना का हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, वो 22 को पुलिसकर्मी क्या हो गए, मर गए। और ये घटना था कहाँ का, चौरी चौरा का, इसलिए घटना को हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा घटना। और ये कब हुआ था, और याद रखिए फरवरी का महीने आ रहा है। समझे कि नहीं समझे, फरवरी का महीना आ रहा है, मतलब इसका नाम से आ रहा है, इसका बर्थडे आ रहा है। अच्छा है, तो चौरा चौरी कांड लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट क्या है समझ,
ए नेहरू रिपोर्ट के बारे में समझते हो वो क्या कर रहे थे? देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को चुनौती दे दी कि वो आपस में मिलकर एक संविधान तैयार करें। इसलिए 1928 में दिल्ली और फिर बंबई में सम्मेलन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिससे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। समझ इसमें क्या कह रहा है? देखिए, साइमन कमीशन जो कि भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आता है तो सब लोग काले झंडे दिखा रहे थे, कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। हालांकि साइमन कमीशन भारतीय स्थिति सुधार करने आया था। भारत के लोगों की जो भी परेशानी था, जो भी समस्या था, उसके समाधान के लिए अंग्रेज ने एक साइमन कमीशन को भेजा था, जिसमें सब अंग्रेज थे। भारतीय का कहना था हमें का दिक्कत हुई अंग्रेजवा बताई, जगह खुद न पता कि ओकर का बात है, वो हमको बताएगा कि हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। लोगों ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने चैलेंज दे दिया भारतीयों को, ठीक है तुम ही संविधान बना दो, तुम ही बता दो, कानून बना के बताओ कैसे बनता नहीं बनता। तुम्हारे लोग अगर मंजूरी दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे। मोतीलाल नेहरू आए, ठीक है हम अपने भारतीय के लिए कानून बनाएंगे और सभी भारतीय उस कानून को स्वीकार भी करेंगे। तुम नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हो, नेहरू रिपोर्ट करते, और ये 1928 में ही तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? 1928 में तैयार किया। अब नेहरू रिपोर्ट के क्या क्या बात कहा गया था, वो बात समझिए इसमें क्या कहा गया था। देखिए, पहला था भारत को ब्रिटिश शासन के तहत एक ऐसी सरकार दी जाए जो भारतीयों को खुद का प्रशासन करने का क्या दे, अधिकार दे। अब नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, मतलब राज्य की शक्ति हमें दे दीजिए, आप केंद्र संभालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम राज्य में कानून हमारा चलेगा, हम लोग मिलके कानून बनाएंगे, राज्य का जो भी नियम कायदे कानून है हम लोग डिसाइड करेंगे, राज्य का हमें पावर दे दीजिए, आप केंद्र संभालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य का पावर हमें दे दीजिए। डोमिनियन स्टेट, राज्य का पावर हमें दे दीजिए। तो राज्य का पावर हमें, अब बोल सकते हैं हमें दे दीजिए, वो वापस मांग रहे थे। दूसरा, हर राज्य की सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार हो और जनता के लिए काम करे। उनका कहना था कि जितने भी राज्य सरकार का गठन किया जाएगा और वो सारे राज्य सरकार जनता के लिए काम करेगी और जनता उनके लिए, बोल सकते हैं, हमेशा अच्छा अच्छा सोचेंगे, मतलब भारतीय की सरकार होना चाहिए अगर वर्ड में कहे तो। उनका कहना था राज्य में भारतीय की सरकार होना चाहिए, न कि अंग्रेज की सरकार। पहले केंद्र में भी अंग्रेज की सरकार थी और राज्य में भी अंग्रेज की सरकार थी। भारतीयों का कहना था राज्य में भी सरकार दीजिए हमारी, और हर स्टेट, जितने भी स्टेट है उस समय, सारे स्टेट में किसकी सरकार होनी चाहिए, हाँ उसमें हम भी भारतीय में से कोई होगा जो शासन चलाएगा, वह नियम कानून डिसाइड करेगा, लेकिन अंग्रेज नहीं होना चाहिए। मतलब कंप्लीटली राज हमें दे दीजिए, सरकार भी हमारा रहेगा और कानून भी हम ही बनाएंगे, सब चीज हम ही करेंगे, आप केंद्र देखिए, राज लेकिन छोड़ दीजिए। भारत की मुख्य मतलब केंद्रीय सरकार भी जनता के लिए काम करेगी। भारत का जो मेन रहेगा केंद्रीय सरकार, आप भी थोड़ा बहुत जनता के लिए काम कर दीजिएगा। गवर्नर को सिर्फ नाम का प्रमुख बनाया जाए। पहले जो गवर्नर था पूरा भारत को, लगभग पूरा भारत को नहीं बोल सकते, लेकिन देख रेख करता था, उतने जितना बड़ा उसको क्षेत्र दिया जाता था उतना क्षेत्र का अच्छे से देख रेख करता था। और धीरे धीरे एक समय ऐसा जब पूरा भारत में गवर्नर का ही चलता था। तो ये कुछ चीजें था, एक गवर्नर जनरल, गवर्नर और जनरल, गवर्नर जनरल, ये भारत में इन्हीं का शासन चलता था। हालांकि भारत में सचिव भी था, इंग्लैंड के तरफ से सचिव भी आता था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिन्हें चुन के जनता भेजती थी, वो यहाँ के प्रधानमंत्री भारत में एक व्यक्ति को भेजते थे, सचिव, जो कि ज्यादा पावरफुल था। गवर्नर से क्या था, वो ज्यादा पावरफुल था। हालांकि लोग आराम से गवर्नर को कहते थे कि आराम से गवर्नर को हटा दीजिए,
सचिव आराम से शासन को देखरेख करता था, लेकिन सारा काम कौन करता था? गवर्नर। तो भारतीयों का कहना था कि गवर्नर को हटा दीजिए आप, गवर्नर नहीं रहेगा भारत में, यहाँ पर हम भारतीय देख लिख लेंगे। याद कीजिए, भारत में जब तक हमें आज़ादी नहीं मिला तब तक गवर्नर जनरल था, जब तक गवर्नर जनरल थे। हालांकि गवर्नर जनरल को 1857 की क्रांति के पश्चात गवर्नर जनरल का वायसराय नाम रख दिया गया था, वायसराय पद लाया गया था। पहले गवर्नर जनरल था, 1857 की क्रांति के पश्चात क्या लाया गया था? वायसराय लाया गया था, जो कि पूरे भारत को देखरेख करता था। और एगो अगर क्षेत्र की अगर बात करें तो गवर्नर करते थे। पूरे भारत को देखरेख, ये पूरे भारत की देखरेख करते थे वायसराय। और किसी क्षेत्र को देखरेख कौन करते थे? गवर्नर। गवर्नर पूरे पूरे क्षेत्र को देखरेख, और किसी एक क्षेत्र को देखरेख गवर्नर। गवर्नर किसी एक क्षेत्र को देखरेख करते थे, इसलिए उनका कहना था गवर्नर को हटाइए, अब आगे हम लोग कानून बनाएंगे। भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए ही काम करें, वो भी जो भी काम करेंगे भारत के जो भी प्रतिनिधि होगा, जिनका चुनाव होगा, उन्हीं के जरिए काम होगा, वरना काम नहीं होगा। आप अगर काम करना चाहते, जो व्यक्ति चुनाव के माध्यम से सरकार में आइए, वो कानून बनाएंगे, वो आपको बताएंगे कानून में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, कानून में क्या बदलाव नहीं करने चाहिए। वो भारतीय से लेकिन पूछ के कानून बनाना पड़ेगा। कहते भारत में राज्यों और केंद्र का काम अलग अलग हो। जैसे वर्तमान की बात करें तो भारत सरकार काम बांटा हुआ है, केंद्र सरकार का अलग काम दिया गया है, राज्य सरकार का अलग काम दिया गया है। उसी तरह उस समय भी नेहरू जी कह रहे थे कि क्या कर दीजिए, काम बांट दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू का ये कहना था कि काम बांट दीजिए, राज्य सरकार का अलग काम और केंद्र सरकार का अलग काम। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन दोनों का काम क्या रहेगा? बटा रहेगा। फिर कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जो संविधान की व्याख्या करे और सभी समस्याओं का क्या करे? वो समाधान करे। ये संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी डिमांड कर रहे थे। हालांकि ये नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किन दो कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता? 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये महत्वपूर्ण क्यों है इतना? इसके बारे में पूछ रहा है, तो समझ इतना महत्वपूर्ण क्यों? 1928 में नेहरू रिपोर्ट, क्या है? नेहरू रिपोर्ट नेहरू जी ने तैयार किया। अब समझिए, यहां से एक कहानी सुनिए। उस समय भारत की अगर बात करें तो सचिव याद रखिएगा वर्केन हेड था। कौन था? वर्केन हेड। और वायसराय इरविन था। वायसराय कौन था? वायसराय इरविन। समझिए, शांति। वर्केन हेड ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया, ठीक है आप संविधान बनाइए। अगर आपका संविधान है तो आपके देश वाला मानना चाहिए। अगर आपके देश के सभी नागरिक अगर तैयार हो, आपके देशवासी तैयार हो, तो मैं वर्केन हेड ये वादा करता हूं कि ब्रिटेन के संसद में घुस के आपका ये कानून को पारित करवाऊंगा। लेकिन किसी ने अगर ये कानून को अस्वीकार कर दिया तो हम ये कानून नहीं मानेंगे, ऐसा चैलेंज दे दिया वर्केन हेड। मोतीलाल नेहरू गए, बना 1928 में नेहरू रिपोर्ट, कह कि सब मान गया है। चलिए अब नेहरू जी को लेके गए, मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके गए। चलो बेटा दिखाते बाबूजी का कितना इज्जत है, बहुत इज्जत सम्मान मिलता है तुम्हारे पिताजी को। ले गया वर्किंग हेड के पास, तो वर्किंग हेड को कहे
मोतीलाल नेहरू, देखिए संविधान बना के लाए, नेहरू रिपोर्ट बना के लाए, लीजिए मान लीजिए, पास करा दीजिए। तब वर्गेनेट कहता है अच्छा ये बताओ सब मान लिया है ना, तो कहा हाँ सब मान लिया, इससे में कौन सा बड़ी बात है, वो खाली जिन्ना नखरा कर रहा है, वो ना मान रहा है। वर्गेनेट लिया नेहरू रिपोर्ट को अच्छा से फाड़ दिया, कहा कि बकलोल देश तुम्हारा है, तुम्हारी जनता है, जब तुम्हारी जनता तुम्हारा कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान नहीं रहे, तो हम तो विदेश वाले, हम तुम्हारा कानून को क्यों माने, जब तुम्हारे लोग ही तुम्हारे इस कानून का विरोध कर रहे। बहुत कहा अच्छा खासा खड़ी खोटी सुना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, बाबूजी ये क्या बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है, काका मांग दी इससे, तो कहा बेटा ज्यादा नहीं मांगे थे, एगो राज का पावर मांगे थे कि राज का शक्ति हमें दे दो। बाबूजी ऐसे नहीं मानेगा, हम बताते कैसे मानेगा, कहिए पूरा देश चाहिए। एक साल बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते पूर्ण स्वराज, पूर्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते पूर्ण स्वराज, पूरा भारत दे दो हमें, अंग्रेज तू भाग जाओ, तुम्हारे यहाँ जगह ना है। वर्गेनेट का पार पीटने लगा, बाप राज मांगता है, बेटा पूरा साम्राज्य मांगता है, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से वर्गेनेट का एकदम से दिमाग पकड़ा गया था, एकदम पागल पागल सा फील होने लगा था कि बेकार ही चल रहा है भारत। तब यहाँ से कहे कि कोई बात नहीं, अंग्रेज रुको, थोड़ा झंडा उखाड़ के फेंकते हैं, हम अपना झंडा टांगेंगे। नेहरू जी यहाँ ऐलान करते हैं अगला महीना के अगला संडे, सबसे लास्ट वाला जो संडे रहेगा, उस दिन हम झंडा फहराएंगे, भारतीय झंडा। तो अधिवेशन होता था दिसंबर माह में, अगला महीना कौन सा होगा, जनवरी, और सबसे अंतिम संडे था 26 तारीख, कब था 26 तारीख, तो 26 जनवरी हो गया। और 29 के बाद क्या आएगा, तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू रात को पक्का 12 बजे रहा था, उस समय झंडा फहराए थे। रावी नदी के तट पे लाहौर में 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि को झंडा फहराए थे और कहे थे मान लो कि हम आजाद हो गए, समझे कि नहीं, मान लो कि हम कहा हो गए आजाद, और हर साल इस दिन झंडा फहराएंगे, तू लोग चल ना, वंदे मातरम करेंगे, समझे कि नहीं समझे। इसलिए 26 जनवरी से हम लोग हर साल झंडा फहराते, 26 जनवरी से 31 को भी फहराए थे, 32 में फहराए थे, 33 34 इस प्रकार से फहराए थे, समझे नहीं समझे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार से किसकी घोषणा करते, कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। चलिए तो पहला हो गया कि इसमें पूर्ण स्वराज्य का मुख्य लक्ष्य रखा गया है ना, कि हमें पूरे भारत को आजाद करा दीजिए, पूर्ण स्वराज। दूसरा क्या था, इसी अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा किया गया था, कि कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, इसी में घोषणा किया गया था। और फाइनली 1930 में वो शुरू भी हो जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू होता है। खैर ये तो हमारे लाहौर अधिवेशन था, जो कि आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण की व्याख्या करें, कि क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ था, इसके कुछ कारण बताना आपको। क्या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था, क्यों नहीं माना था, क्योंकि उस समय करता धरता एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस, समझे नहीं समझे। तो उनका कहना था कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया, इसके कुछ कारण थे, समझिए कौन कौन कारण थे। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए लाया था, जो कि क्या रहा था, असफल, ये असफल हो गया। अंग्रेज ने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया था, क्रिप्स मिशन जिसे आप लोग बोलते हैं, भारत ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, इसलिए क्या हो गया, असफल हो गया। इसके कुछ कारण थे,
क्या कारण थे देखिए। पहला, मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मांग शामिल नहीं था। जिन्ना का कहना था, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान का बात इसमें तू कहबे नहीं किया, भूल गया। अंग्रेज बा कह रहा है भूले नहीं रे, पाकिस्तान लेके क्या करेगा, कि पाकिस्तान लेके क्या करेगा, अभी न लो। तो कहा ना, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान में रहतो, अलगे रहतो, हम एक साथ नहीं रहते। इसमें पाकिस्तान का मांग शामिल नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण आजादी देने का बात कहबे नहीं किया था। इसमें कहा था कि आपको 2-3 गो राज का शक्ति दे देंगे। तो महात्मा गांधी गुस्सिया आ गए, कहते बकलोलबा 1929 में हम कह रहे थे ना कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उस समय तो दिया नहीं, अभी भी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी तो कम से कम दे दो। 1929 से मांग रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। अब तुम आ रहा है कि स्टेट ले लो, स्टेट ले लो। यहाँ स्टेट ना चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, पूरा साम्राज्य दे दो। हम 1929 से मांग रहे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, अभी तक तो लोगों को याद नहीं आया है। दे दो पूर्ण स्वराज हमें। कब से मांग रहे हो? 29 से मांग रहे। ये अंग्रेजवा को बुझाइए न रहा है। हम लोग को पूरा भारत की आजादी चाहिए था, और ये लोग का दे रहा है, लो राज का शक्ति ले लो। राज का शक्ति 1928 में मांग रहे थे मोतीलाल नेहरू, तो क्यों नहीं दिए थे? उस समय दे देना चाहिए था, लेकिन उस समय अंग्रेज एवं पावरफुल थे इसलिए नहीं दिए। जब पावर घटने लगा तो कहते अब स्टेट ले लो, तब कहते स्टेट हमें ना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, बताइए। इस प्रकार दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने असंतुष्टि के कारण क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया। सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। तो ये बहुत हल्का है, ये सर पूछा गया था, ये आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया था, और टॉप 10 का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये देख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट। चलिए अब देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। चलिए इसके अध्यक्ष के बारे में देख लेते। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसमें अंग्रेजों ने एक घोषणा कर दिया कि 3 लाख भारतीय सैनिक हमारा समर्थन करेंगे। हालांकि भारतीय सैनिकों से पूछ ले बेकर बताए, वो नहीं किया किसी को, न महात्मा गांधी से पूछे, न नेहरू जी से, न सुभाष चंद्र बोस से, किसी से नहीं पूछे। बस अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि 3 लाख फौज जो है हमारा, बोल सकते क्या करेगी, हमारा साथ देगी। जब लोगों को पता चला, भारतीयों को, महात्मा गांधी को पता चला, तो सबसे पूछते चलते हैं, ए नेहरू इधर सुन, इधर सुन, कि 3 लाख जो बोले रहा अंग्रेजवा जो फौज जाएगा, तू बोला है ना मालिक, हम का है बोल, तू अब तो बापू है बापू, हम थोड़ी ना बोले हैं। उधर पूछे सरदार जी से, ए सरदार जी आप बोले? ना जी हम ना बोले है। बोले कौन बोला है? सबसे पूछा गया, महात्मा गांधी बोलते हैं, कौन बोला? तो सब मिलके कहता है अंग्रेज बा अपने से बोला। जब कोई बोलबे नहीं किया तो अंग्रेज अपने से बोल दिया, तो कहता है हाँ जी अपने से बोल दिया। तब आराम से लोग क्या करते हैं, कहते कि ठीक है अंग्रेज का जो भी सरकारी पद है त्याग दो, हमें अंग्रेज का कुछ नहीं चाहिए, त्याग दो। चुनाव जीत के गए थे 1937 में। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, और वो लोग कांग्रेस को अच्छा खासा सीट मिलता है, और उस समय मुस्लिम लीग को 2 सीट मिलता है। तो उन्होंने कहा था हम अस्वीकार कर देंगे, हम अब क्या कर देंगे, पद छोड़ देंगे। तो ये लोग पद छोड़ देते हैं 22 तारीख को, 22 दिसंबर 1939। कब छोड़ते हैं? जब ये पद छोड़े ना, मुस्लिम लीग वाला उधर नाच रहा है, कहा भले पद छोड़ दिया, भले छोड़ दिया, रास्ता खाली हो गया। अरे बकलोलवा, हम लोग छोड़े काहे, पता चला ना, क्योंकि अंग्रेज ने कहा कि 3 लाख भारतीय सैनिक हमारा सहयोग करेंगे, तो हम लोग 3 लाख फौज क्यों दे हो। अब मुस्लिम लीग इस बात से खुश था कि कांग्रेस हट गया, अब खाली हम ही रह, तू ही खाली रह।
इसलिए मुस्लिम लीग ने इस तारीख को पता है मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति, बताइए, मुस्लिम लोग मुक्ति दिवस मना रहा है। तब अंग्रेज ने देखा कि मामला थोड़ा दिक्कत वाला है, तो वो अपना गवर्नर जनरल क्रिप्स था उस समय, क्रिप्स को बोलता है कि जाओ जाओ और वहां पर एक दो बात बोल दो, अच्छा अच्छा, ताकि भारतीय खुश हो जाए। तो ये क्रिप्स आया था अपना एगो प्रस्ताव लेके, अच्छा अच्छा प्रस्ताव, बदले में आप हमारा मदद कीजिए, 3 लाख फौज जो है, बदले में आपको हम 2-3 गो बात मान लेंगे। चलिए क्या कहते हैं देखते। देखिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया मिशन था, ये कौन सा, क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। और क्रिप्स मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स ने किया था, वही था। क्रिप्स मिशन के नेतृत्व करने वाले कौन थे, क्रिप्स। और इसका मुख्य लक्ष्य की अगर बात करें तो मुख्य लक्ष्य क्या था, भारतीय सैनिकों का सहयोग, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का सहयोग प्राप्त करना उनका मेन लक्ष्य था। चलिए ये हमारा ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य का नाम बताना है। कैबिनेट मिशन, जो कि याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कब आया था वो? और इसके 2 सदस्य का नाम याद रखिएगा, ट्रिक के साथ, काल। ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है, काल याद रखिएगा। ठीक, अब बोलेगा काल से कहीं ट्रिक होता है, काल तो महाकाल, वो महाकाल तो है वे करे, वो नहीं। देखिए के से आपका क्रिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिप्स। ए से क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। इससे क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। और एल से क्या हो जाएंगे, लॉरेंस। चलिए तो आपसे 2 को सदस्य पूछा, आप 3 सदस्य बता सकते हैं। ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है, काल। कैसे क्या हो जाएगा, क्रिप्स। ए से और एल से लॉरेंस। अब कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, मेन कौन था, तो मेन याद रखिएगा, एल से लीडर होता है, एल से क्या होता है, लीडर। और एल से क्या होता है, लॉरेंस। एल से लीडर, एल से लॉरेंस। तो लॉरेंस ही मेन लीडर था, याद रहेगा ना, मेन लीडर कौन था, लॉरेंस। मेन लीडर लॉरेंस, याद रखिए, मेन लीडर की बात करें तो लॉरेंस था, याद रहेगा ना। ये तो 2 का नाम दे दिया, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। अब पूरा नाम तो याद नहीं, ये शॉर्टकट की ट्रिक याद रख लीजिएगा। पूरा नाम वैसे भी आप लोगों को याद नहीं ये रहेगा, ट्रिक याद रहेगा तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है, काल। कैसे, क्रिप्स। ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। ये क्रिप्स याद रखिएगा, आप क्रिस क्रिस बोलने लगते तो क्रिस का गाना बजने लगेगा, फिर समझे नहीं समझे, तो क्रिस का गाना नहीं बजाना है, क्या देखना है, क्रिप्स। हाँ, नहीं तो क्रिस बोलेगा आते हैं गाना बजाने, बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया। त्यागपत्र देने का मुख्य कारण वही था क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय 3 लाख फौज हमें देंगे, जिससे हम अपने युद्ध को अच्छे से लड़ सके। इसलिए कांग्रेस नाराज होकर त्यागपत्र दे दिए, कांग्रेस ने नाराज होकर क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिए। देखिए क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों से यह शर्त रखी कि ये युद्ध में सहयोग तभी देंगे जब उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, मतलब जब तक हमें आजादी नहीं दीजिएगा तब तक आपका हम साथ, भारतीयों का कहना था सबका साथ तो सबका विकास होगा, आपका साथ चाहिए, हम साथ दे आपको तो हमें आजाद कर दीजिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, ये न हाँ राज मत दीजिएगा कि हाँ 2 गो राज ले लो 4 गो राज ले लो,
हमें पूरी आज़ादी दीजिए, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो आपका मदद कर देंगे। अंग्रेज कहता काहे आज़ाद करे, ना करेंगे। तो भारतीय भी कहते हम काहे साथ दें, न देंगे, जाओ साथ ले लो जहां से मिलता है। भारतीय भी साथ नहीं दिए और वो अंग्रेज का मंत्रिमंडल से क्या दे दिए, त्याग। लेकिन अंग्रेजों से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ने अपने पदों से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये 22 अक्टूबर 1939 को, अक्टूबर होगा, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो जाता है, तो 22 अक्टूबर आराम से 1939 को कांग्रेस ने क्या दे दिया, त्यागपत्र। और 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस का मनाता है, मुक्ति दिवस का मनाता है, मुक्ति सॉरी मुस्लिम लीग बाय मिस्टेक, मुस्लिम लीग का मनाता है मुक्ति दिवस, याद रखिएगा है। तो मैंने बात यही याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा था भारतीयों का साथ देने के लिए, लेकिन भारतीयों ने शर्त रखी थी जब तक आप हमें आजाद नहीं कीजिएगा तब तक हम आपका साथ नहीं देंगे। अंग्रेजों ने न साथ दिया और न हम लोगों ने बोल सकते उनका बात माना, इसलिए हम लोगों ने क्या दे दिया था, त्यागपत्र। कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता थे सभी ने त्यागपत्र दे दिए, लगभग पूरा कांग्रेस, खाली मुस्लिम लीग ने त्यागपत्र नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिप्स मिशन के तो सदस्य का नाम। तो पहला तो क्रिप्स हो जाएगा जो कि ये मिशन लेके आया था, ये प्रस्ताव लेके आया था, तो पहला हो जाएगा क्रिप्स और दूसरा हो जाएगा एवी अलेक्जेंडर। पहला क्रिप्स और दूसरा अलेक्जेंडर, पहला क्रिप्स और दूसरा, याद रख लीजिएगा, पहला क्रिप्स हो जाएगा, दूसरा अलेक्जेंडर, याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चन से, शांत हो जाइए, ये क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। पूछा गया कि गांधी जोड़ा चलाएंगे, कम से कम 4 आंदोलन के नाम बताना। गांधी जी जितने आंदोलन चलाए उसमें से आपको 4 को चुन चुन को किसी भी आंदोलन का नाम बता देना, आपको जो 4 को याद है। चलिए देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो कि कब हुआ था, 7वें अवज्ञा आंदोलन जो कि कब हुआ था, खिलाफत होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये काट दीजिएगा। देखिए याद रख लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें, खिलाफत आंदोलन 1919 याद रखिएगा, ठीक। चंपारण याद रखिएगा 1917, अच्छा 19, चलिए ठीक है। खेड़ा 1918, असहयोग असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923। याद रख लीजिए। तो इसमें से आपको 4 को पूछा है तो याद करा देते, ध्यान दीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक इसके 1 साल बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है जो कि 1918, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। वो बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, दोनों अलग अलग ही याद रखिएगा। जब असहयोग आंदोलन बोले तो 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले तो 1930। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो कोई 4 को ही लिखना है, हमें आराम से 4 को लिख लीजिए, समझे कि नहीं समझे। हालांकि महात्मा गांधी से कुछ सवाल भी पूछे जाते जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। महात्मा गांधी ने कुछ नारे भी दिए थे, करो या मरो, करो या
मरो। दूसरा नारा था उनका अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। छोड़ो। और तीसरा था उनका, जब वो मर रहे थे उस समय उनका दिया गया था हे राम, हे राम, मुंह से निकला था उनका, तो एक तरह से नारा ही होगा हे राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। करो या मरो, भारत छोड़ो, ये दोनों पूछा जाता है अधिकतर, हे राम भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी। हे राम का नारा, लेकिन कभी कभी यहाँ से दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा वो कब दिए थे? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, 1942। हाँ, करो या मरो का नारा कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, 1942 में दिए थे, याद रखिएगा। उनका जन्म अगर याद रखिएगा तो जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 और मृत्यु याद रखिए कब? 30 जनवरी 1948। कभी कभी पूछ लेता है 2 अक्टूबर को क्या है, याद रख लीजिएगा, अहिंसा दिवस। अहिंसा अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कहे जाते थे। तो उन्होंने कभी अपने जीवन में हिंसा नहीं किया था। अहिंसा उन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाते 2 अक्टूबर को ही। पूछा गया अहिंसा दिवस कब मनाते, याद रखिए, कब मनाते? 2 अक्टूबर को। चलिए, तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आपको आंदोलन पूछा है, तो 4 आंदोलन आप आसानी से बता सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग क्यों की? देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग याद रखिएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और ये किसका लाहौर अधिवेशन था? तो मुस्लिम लीग का था, कांग्रेस का मत बोलिएगा, मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पहली बार किसकी मांग करते हैं? पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान का नामकरण भी पूछा जाता है, ये पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था, नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, ये पाकिस्तान वाला कहता है कि अल्लाह का रहमत है हमारे पास, ये पाकिस्तान वाला ही, अल्लाह ऊपर से देख रहे हैं और अल्लाह ये भी देखते हैं कि सच क्या है गलत क्या है। क्या लगता है तो जैसा गलत आदमी का साथ देंगे? अल्लाह भी तो वेट कर रहे होंगे, वेटिंग फॉर यू, खाली तू ऊपर आप बताते हमारे नाम का दुरुपयोग करता है। समझे कि नहीं समझे? पाकिस्तान वाला का एकदम से अल्लाह ऊपर से देख के गुस्सा गए होंगे पूरा, कि जिस दिन पाकिस्तान वाला ऊपर आएगा तो पाकिस्तान वाला अच्छा से गरम तेल में खोलेंगे। नहीं समझे? पहले से प्री प्लानिंग चल रहा होगा, पूरा बदनाम कर दिया अल्लाह को ये पाकिस्तान वाला। दुनिया में बहुत से मुस्लिम कंट्री है, लगभग 50+ है, फिर भी पूरा बोल सकते मुस्लिम समाज को शर्मिंदगी अगर महसूस करनी पड़ती तो ये पाकिस्तान की वजह से। ये पाकिस्तान धब्बा है, एक तरह से कलंक है, इसलिए तो गरियाते रहना चाहिए इसको, समझे? इससे भावट्टा बढ़ जाता है गरियाने से। किसका? पाकिस्तान का। कहता है कि चलो इतना इज्जत देता है कि गरियाते रहता है। तो ये रहमत की अगर बात करें तो पाकिस्तान वाला का कहना है कि रहमत बना रहता है, तो इसका नामकरण भी रहमत दिया था, चौधरी रहमत अली। ठीक, याद रखिएगा, पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान वाला क्या कहता है कि किसका रहमत बने रही? ईश्वर का रहमत। तो याद रखिए, पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो लियाकत अली। लियाकत अली, याद रख लीजिएगा, लियाकत अली, याद रख लीजिएगा। देखिए, मुस्लिम नेताओं को यह डर था कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाता तो मुसलमानों को कम राजनीतिक अधिकार मिलेंगे और उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। वे चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र हो जहां उनके धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित हो। इसलिए मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी?
अब बताइए, ये मुस्लिम लीग का कहना था कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, भारत जब आजाद हो जाएगा, तब मुसलमानों के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जाएगा, मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, हमें क्षेत्राधिकार कम मिलेगा, अधिकार कम मिलेगा। ऐसा मुस्लिम लीग के नेताओं का कहना था, जहाँ की रियलिटी ये है कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अच्छा यहाँ के मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जाता है, एकदम एकदम अच्छा। पाकिस्तान से तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो गया वो समझ ही न रख गया, समझे नहीं समझे। तब तो ये जिन्ना को गलती लगता था, जिन्ना को लगता था कि भारत में मुसलमानों को दबा दी जाएगा। क्या मुसलमानों को हमने दबाया? देखा जाए तो हमारे भारत को परमाणु संपन्न बनाने वाले व्यक्ति भी एक मुसलमान थे, अब्दुल कलाम आजाद, जो कि एक मुसलमान थे, और उन्होंने भारत को मिसाइल दी। पूरा दुनिया में एक भारत एक नई पहचान दी कि हमारे पास भी मिसाइल है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम किसी से पीछे नहीं है। वो मिसाइल मैन कहे जाते, वो भी मुसलमान थे। हालांकि कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे थे, एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका भी नाम सुने होंगे। भारत के प्रथम कौन थे? वो शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भी मुसलमान ही थे। हमारे बिहार के प्रथम बोल सकते मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। क्या अगर हम लोग भेदभाव करते तो इतने बड़े बड़े पद उन्हें मिलते? राष्ट्रपति का व राज्यपाल का जो पद मिलता है। देखा जाए तो हम लोग जितना प्रभु संपन्न है, हम लोग जितना मिलजुल के भारतवासी रहते दुनिया में कहीं नहीं रहता होगा। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विभिन्नता है तो कहीं भारत का। वो विदेश वाले ताना मारते थे कि भारत जब आजाद होगा ना 10 साल भी आजादी नहीं टिकेगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा भाषाई विभिन्नता पाया जाता है, धर्म है, जाति है। फिर भी देखिए आजादी कितने वर्षों पश्चात भी हम लोग एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों में एकता है, और आगे भी रहेगी। समझे नहीं समझे? और ये जिन्ना पाकिस्तान बनाया अपने बोल सकते जीत के कारण। पाकिस्तान का कहना था कि जिन्ना हमारे जन्मदाता है। हालांकि इसी जिन्ना का मृत्यु पाकिस्तान में तरफ तरफ के मुंह हुआ था। जब ये मर रहा था, जिन्ना मर रहा था, तो पाकिस्तान वाला आराम से टुकुर टुकुर देख रहा था। जिन्ना भाई ठीक है ना? तो भाई मरहती हो, कोई हॉस्पिटल ले चलो। कराची में हॉस्पिटल कैसे बन गया? कराची में एकदम धूप था एकदम। उस समय गाड़ी उड़ी भी उतना नहीं चलता था, वाहन भी नहीं चलता था। जो भी वाहन चलता था उसका हालत खराब था। जिन्ना को नाम से बीमारी था, वहां पर कराची में तरफ तरफ के मर गए। लगभग 3-4 घंटे तो वहां पर खड़ा था। वहां पर बीमारी के कारण वहां पर था, वहां पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण क्या हो गया? मर गया। बताइए, जिस देश को बनाने के लिए उन्होंने मतलब जितना हो सके उतना नीचे गिर गया, फिर भी वो उस देश पे शासन नहीं कर सका, मर गया। और उसको पाकिस्तान को संविधान बनाने में कितना साल लगा? हम इतना बड़ा हमारा विशाल देश है, फिर भी हम लोग 3 साल के आसपास तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 में 18 दिन, यही ना? 3 साल में देखा जाए तो कितना दिन कम? 12 दिन कम। कितना दिन कम? 12 दिन कम। याद रख लिया ट्रिक के तौर पे कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। अगर याद नहीं रखेगा तो याद रखिएगा 3 साल। और 1 साल में कितना महीना? 12 महीना। तो आपको 3 साल में 12 दिन घटा देना है, तो कितना पड़ जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रख लीजिएगा जिनको याद नहीं रहेगा। याद बनने में 3 साल लगा था और 1 साल में 12 महीना, तो 12 दिन घटा देना है। तो टोटल कितना पड़ जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था? वही बात हो गया, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए देख लेते हैं मुक्ति दिवस के बारे में। देखिए, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, और इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था।
मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं का यह डर था, यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब शासन में, राजनीतिक में मुसलमानों कम भागीदारी लेंगे, मतलब उसमें मुसलमानों का जो प्रतिनिधि है वो कम ही जाएंगे शासन में। ये मुसलमानों का डर था। इस स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की और मुक्ति दिवस मना के इस मांग को मजबूती से प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय इसकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए मुसलमानों का रास्ता खाली था। उनका कहना था मुस्लिम लीग का कि हमारे जो होना चाहिए सामने टक्कर का कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगा नहीं। अभी सबसे बड़ी पार्टी हम ही है, भले 2 सीट है तो क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी पार्टी। समझे कि नहीं समझे? 2 सीट में सबसे बड़ी पार्टी थी उसका। हालांकि कांग्रेस को इतना ज्यादा सीट मिला फिर भी वो त्यागपत्र दे दिया, और जिना खुश था, खुश इसलिए था कि हम एगो बड़ा पार्टी है। तो बताइए, वो भारत से पहले पार्टी को रख रहा है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए, जाति धर्म से भी ऊपर क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए। लेकिन देखिए, हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस देश के लिए त्यागपत्र देने को तैयार थी, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी पार्टी के लिए त्यागपत्र तक नहीं दिया। वो कहता था हमारे अधिकार की रक्षा होगा। समझ रहे ना, माइंडसेट समझ रहे यहाँ से। तो यहाँ से मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस मनाया। खैर चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? इसका कुछ कारण, देखिए जैसे दूसरा विश्व समाप्त हुआ ना, इंग्लैंड में चुनाव होता है। अब इंग्लैंड में चुनाव होता है तो यहाँ पर चुनाव में जीत जाता है लेबर पार्टी। हाँ, लेबर पार्टी के कर्ता धर्ता अगर बात करें तो क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाते हैं। वो इतने अच्छे विचार के थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो 7 सदस्य थे उसमें, उसमें क्लीमेंट एटली भी एगो थे। वो क्लीमेंट एटली जैसे चुनाव जीत जाते हैं ना, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम भारत को आजाद कर देते हैं, क्योंकि भारत से हमें लॉस हो रहा है। एक समय था जब भारत से बहुत ज्यादा पैसे लूट लूट के ले जाते थे, सब चीज लूट के ले जाते थे। लेकिन अब भारत में पैसा तो कम जा रहा है, न के बराबर जा रहा है, डेड बॉडी ज्यादा जा रहा था। खाली अंग्रेजवा के यहाँ से लोग मारबे करता था, जन्य अंग्रेज भेटा जाता था उसको मार देता था। अब क्लिमिनेटली देखा कि शासन करने से अच्छा है कि छोड़ देते, आजाद कर देते। क्लिमिनेटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और कहा कि जाओ वहां पे उसको बता दो कि कैसे कैसे सरकार चलानी है, कैसे क्या करना है। 2 इन्होंने काम बताया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था 2 काम बोला करने के लिए। एक, संविधान सभा बना लीजिए। क्या बना लीजिए? जो आपके लिए संविधान तैयार करके दे, ताकि देश का एगो संविधान होना चाहिए ना। और दूसरा, अंतरिम सरकार बना लीजिए। क्या बना लीजिए? अंतरिम मतलब टेम्पोररी सरकार। आप अपने से कुछ लोगों को चुन लीजिए जो आपकी सरकार चलाएगा, और देख लीजिए, बता देंगे आपको कि सरकार कैसे चलाता है, क्योंकि हम लोगों को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। हम लोग शासन में तो भागीदारी उतना अच्छा से नहीं ले पाए, तो अंग्रेज ने कहा तुम अंतरिम सरकार बना लो, टेम्पोररी सरकार बना लो बिना चुनाव वाला, और तुम लोग सीख लो कि कैसे भारत का शासन करना नहीं करना। तब तक संविधान लागू हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो हम लोग भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना ने 2 बात कही थी। पहला, संविधान सभा का गठन कर दो संविधान बनाने के लिए। और दूसरा, जैसे आप लोग डमी एडमिट कार्ड आया था, डमी एडमिट कार्ड का कोई उपयोग है? बस इतना उपयोग था कि चेक कर लो सही है कि गलत है, माता पिता का नाम, ये सब चीज चेक कर लो, सही है तो ठीक है, नहीं तो सुधार कर लो, यही था। उसी तरह ये अंतरिम सरकार था, इसका वही उतना वैल्यू था कि तुम शासन चलाना सीख लो। अभी एडमिट कार्ड का वैल्यू होता है, हालांकि आप लोगों का एडमिट कार्ड आए तो आ गया है, सब अपने अपने बोल सकते हैं, कॉलेज से संपर्क करके कहा एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए पहले देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटिश सरकार की सत्ता और भारत को सौंपने के लिए आया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य काम था कि भारत को आजाद कर देना है, लेकिन आजादी से पहले उसको कुछ काम करने होंगे ताकि भारत का शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके, संविधान सभा का गठन कर ले और अंतरिम सरकार बना ले।
यह मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। याद रखिएगा, कौन सी पार्टी की सरकार थी वो? लेबर पार्टी। इसके मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से मिली सत्ता को भारत सरकार को हस्तांतरित करना। अब जाहिर सी बात है, चुनाव जीते तो अंग्रेज का जो सत्ता था भारत पे वो मिला उन्हें, क्लेमेंट एटली को। क्लेमेंट एटली ने कहा हम भारत को सौंप देंगे, आजाद करा देंगे और हम वापस चले आएंगे। पहला ही। दूसरा, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना। नहीं, भारत को तोड़ना उड़ना नहीं है, भारत को सही सलामत आजाद उजाद करके आना है। लेकिन फाइनली जाते जाते भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांट के अंग्रेज चले गए। तीसरा, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करना। भारत को आजादी दिलाने में क्या करना है? मदद करना। यथासंभव हो सके शीघ्र से शीघ्र भारतीयों को क्या करना है? आजाद करके वापस लौटाना। हालांकि क्लेमेंट एटली ने एक बयान भी दिया था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जिन्ना दंगा फसाद करने लगा और माउंटबेटन आया, भारत को तोड़ दिया और 1947 में ही रफा चक्कर हो गया, चला गया। समझे नहीं समझे? हालांकि क्लेमेंट एटली का बयान था कि हम भारत को 1948 आते आते आजाद कर देंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये था। देखिए, भारत में संविधान बनाने के तरीके पे विचार किया गया कि संविधान कैसे बनाया जाएगा और इसके लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, जो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन। 5वां संविधान सभा गठन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? समझिए, कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया। इसके पीछे कारण थे, समझिए। जैसे कि हमने देखा कि पहली बार झंडा फहराया गया कब? और 1930, ठीक है। और भारत को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, और संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को। कब हो? 1949। अब भारतीयों ने कहा कि एक काम करते, संविधान को लागू कर देते, लेकिन लोगों ने विचार विमर्श किया। 15 अगस्त एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, भारत का आजादी मिला था। फिर 26 जनवरी जो कि 1930 से मनाते आ रहे, 1931 को ही मनाए थे, 32 से मनाए थे, 33, 34, 35 हर साल मनाए थे। अमूमन जिस साल भारत आजाद हुआ उस साल भी हम लोग 26 जनवरी मनाए थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गए। अब लोगों ने कहा कि एक काम करते, इसको अगर इस दिन लागू करेंगे तो 3 गो फेस्टिवल हो जाएगा, 3 बार झंडा फहराना पड़ेगा साल में, जो कि अच्छा नहीं है। एक बार 15 अगस्त को फहराएंगे, एक बार 26 नवंबर को, एक बार 26 जनवरी को, जो कि दिक्कत हो जाएगा। तो संविधान बनाने वाले लोगों ने विचार विमर्श किया, एक काम कीजिए ना, इसी को 2 महीना लेट कर दीजिए ना। तो कहा कि ठीक है, 2 महीना लेट कर दिया 26 जनवरी को। कब हो? और फाइनली संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, और इस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम लोग गणतंत्र हुए, क्योंकि स्वतंत्र हम लोग 1947 में हो चुके थे। संविधान बना, गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950। तो ये बहुत पुराना था फेस्टिवल, जो कि हम लोग 1930 से मनाते आ रहे थे। ये छूटना नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोग संविधान 2 महीने लेट करके लागू किए। 2 महीने, समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम लोग 2 महीने लेट करके लागू किए 26 जनवरी। क्या लिखा है देख लेते। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन भारतीय ध्वज को पहली बार क्या किया था? फहराया गया था। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और फाइनली हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि आज तक हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र मतलब सीधा समझिए संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र में जो हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव होता है। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं। राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं? याद रखिए, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। खैर, इसमें हम 15 क्वेश्चन लाए थे। अगली वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।